सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें हम आरंभिक राज्यों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी समय सीमा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चारावाह बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीकों से पता चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। प्रिंसेप और पियदस्सी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनैतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनैतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनैतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है।
इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चारावाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। अब हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी आधुनिक बिहार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे।
प्रारंभ में राजगह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्यों इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो, पर इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों,
दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामंत्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। अब हमारा चौथा पॉइंट है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप के दक्खन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश
और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय ईस्वी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। दैविक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थीं। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता
तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त साम्राज्यों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। अब प्रयाग प्रशस्ति का एक उदाहरण देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु भले की समृद्धि हैं और असाधु बुरे के विनाश के कारण हैं। वह अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, गृहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वह देवताओं में कुबेर धन के देवता, वरुण समुद्र देवता, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देवता के तुल्य हैं। अब हमारा 5वां पॉइंट है बदलता हुआ देहात। जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी के ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गईं। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा के प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान आमतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रुपाई की वजह से उपज में
भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसी सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर और दास अणिमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में भी की जाती थी। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दे दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं, वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में मिले हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। उसका विवाह दक्खन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था,
जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी भी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी है और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरले ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। अब अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख क्या है ये? हाँ, एक छोटे से गांव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो हैं भी उनकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ के लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरी थी। ये ग्रामीण समाज का जीवन के बारे में वहाँ बताया गया। अब हम दान वाले अभिलेख पे आते हैं। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े हैं तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, जैसा कि अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं उस अभिलेख की जिसमें प्रभावती गुप्त ने एक गांव ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्राह्मणों को दान में दिए गए भूभाग को क्या कहा जाता था। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। अब अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेखों में
यह कहा है प्रभावती गुप्त कुटुंबनियों, गांव के गृहस्थ और कृषक, ब्राह्मणों और दांगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस गांव को जलार्पण के साथ आचार्य चुनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्य आदेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। नगर एवं व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थीं। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे। यहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक नगर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थीं, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थीं। यह संभव है कि शिल्पकारों ने
नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का प्रयोग किया हो। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े कच्छरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मत्स्थुवन और प्राकृत भाषा में सत्थावाह और सेठी नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटी की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश तो की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालिक रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन साम्राज्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी कबीलाई गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धियों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे
शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? आरंभिक इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? मूल बातें। अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए, अप्रयुक्त किया गया। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख 10 में अशोक का नाम नहीं लिखा गया है। अभिलेख 10 यहाँ है, जो इस तरीके से है। राजानंद देवानंद पियदस्सी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाएं, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाला में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हूँ। मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया है, जैसे कि देवानाम पिय अर्थात देवताओं का प्रिय और पियदस्सी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया है कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के सम्राटों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उसमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्ति पूर्ण। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। स्रोत 11, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है, अर्थात अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई। उसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? ये राजा की वेदना का अभिलेख है। जब देवाराम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूर्ण किए तो उन्होंने कलिंग, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवाराम पिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए हैं। यही देवाराम पिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवाराम पिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। तो ये राजा की वेदना है। अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसके बाद वो पश्चाताप में डूब गए, तो उस पर यह अभिलेख है। चलिए अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं, अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुछ अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो।
उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनैतिक और ऐतिहासिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के विषय में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी।